वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। ईवीएम ये फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। महाराष्ट्र में ही 5 महीना पहले, 5 माह पूर्व जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनके 31 सांसद चुन के आए, 2 अपक्ष। तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा किया? तब ईवीएम बराबर थी। हम जो बताएंगे वो मशीन लाने की, और 4 दिन हमको उस मशीन का पोस्टमार्टम करना है। हमको समझ लेना है कि हमारी जो शंका है कि अचानक 40,000 मतदान एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे बढ़े। लोग तो बिहार में देखे हैं कि बैलेट का लूट कैसे होता था, कैसे ही लोग सरकार बनाते थे कांग्रेस वाले बिहार में बैलेट लूट करके। एकदम ईवीएम सही है, ईवीएम सही चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो चलिए सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है, साथ ही साथ धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और आदर्श उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी, बैलेट पेपर यात्रा। ये यात्रा क्या कर्नाटक, झारखंड, ये तमाम जहां आपके राज्य हैं वहां से भी गुजरेगी? बिल्कुल गुजरेगी सर, और धैर्य रखिए। ये कांग्रेस का, संदीप त्रिपाठी का मुद्दा नहीं है। आम लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आम जनता ये बोलती है कि जो है ईवीएम की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। अन्यथा ये गायब हो जाते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा, आप ही को बोलना है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कह रहा हो कि ईवीएम में खोट है इसलिए मैं वोट नहीं डालूंगा, कोई ऐसा एक उदाहरण आपके सामने? देखिए सर जी सर, लोकतंत्र का पर्व होता है। हाँ। और ये लोग बात अपनी रखते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। हाँ। अभी तक किसी पार्टी ने जिस स्तर पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल अपने भाषण में कही, ऐसा अभी तक किसी पार्टी ने कहा नहीं था। ये पहली बार है। नहीं मैं आपसे, क्योंकि आपने संदेह का जिक्र किया, आपने कहा कि जनता को संदेह है। अगर जनता को संदेह है तो कोई एक उदाहरण तो होगा जो कहे कि नहीं ये जो है ईवीएम पर मुझे यकीन है इसलिए मैं वोट नहीं डालूंगा। नहीं, वोट नोटा है सर, क्यों नहीं? बहुत सारे लोग नोटा दबाते हैं। नहीं तो फिर ईवीएम में नोटा आप कह रहे हो बटन कोई भी दबाओ वो बीजेपी को वोट जाता है, आप यही कहते हो ना? सर अगर तिलक जी अनुमति हो तो मैं बोल लूं सर, फिर आप जो सवाल कर रहे हैं उस पर भी हम जवाब दे देंगे। भारत की किसी पूरे भारतवर्ष की चैलेंज कर रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं। बहुत ज्यादा आप बात बता रहे हैं ना, आपको चैलेंज कर रहा हूं। एक घटना बताइए जहां पर ईवीएम गड़बड़ हुई हो और वो बटन दबाने पर किसी और पार्टी को वोट गया हो, भाजपा छोड़ के। जितनी भी घटनाएं आज तक देश में हुई हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी के ही फेवर में वोट क्यों जाता है? कभी आपने सोचा है? कांग्रेस को कभी कभी क्यों नहीं गया, बसपा को क्यों नहीं गया, कभी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं गया?
आज तक इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हुई हैं इनसे वो सारे वोट जाएंगे कहाँ भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल नहीं है, ये सोचना नहीं है। मतलब मुर्दा दिमाग है। अगर जिंदा दिमाग होगा किसी भी व्यक्ति का तो वो सवाल पूछेगा और करेगा भी। और एक बात मैं कहता हूं सर, वीवीपैट की पर्ची निकली, उसके लिए ये हुआ कि आप जो शुल्क होता शुल्क देकर उसका मिलान करा सकते हैं। हरियाणा के चुनाव में बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया। जरा पूछेगा भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग के लोग को आमंत्रित करना था आपको, वो बताएं कि हरियाणा चुनाव में बहुत सारे लोगों ने 46,000 रुपए जो शुल्क होता है उतने पैसे जमा किए। आज तक क्यों आप नहीं मिलान कराने से भाग रहे हो? क्यों दाएं बाएं काट रहे हो भाई? और इसी महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारे लोगों ने जो है पैसा जमा किया है। त्रिपाठी जी, यानी आप ये कह रहे हो महाराष्ट्र में धांधली हुई कुल मिलाकर? सर, क्या अगर कोई शंका सुबह है तो क्या हम मुर्दा हैं? नहीं त्रिपाठी जी, वो तो मन की मौज है, जब चाहे कुछ भी कर लो, आप विपक्ष के नेता। मैं एक बात एक मिनट रुकिएगा त्रिपाठी जी, एक मिनट मैं इनको कार्यक्रम का फॉर्मेट बता दूं। ये पहली बार कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। एक मिनट सत्येंद्र जी, मैं वो वाला नहीं हूं सर, यहां अलग दूसरे चैनल में कब कहां क्या होता है मैं वो नहीं करवाता, कबूतर नहीं लड़वाता आपस में। एक मिनट रुक जाइए सर, आपको पूरा मौका दूंगा, पहले उनको। ठीक, त्रिपाठी जी सर, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में धांधली हुई, मगर झारखंड में धांधली हुई कि नहीं? सर हम बिल्कुल कह रहे हैं कि सर क्या होता है, अब आप एक जगह छोड़ दीजिएगा तभी तो सवाल, जैसे आप लोगों को कैसे मौका मिलेगा ये बात करने? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी मूर्ख तो है नहीं जो पूरा का पूरा सारे राज्य ले लेगी? तो अब तक तो जनता जूता मार के, मतलब उसने महाराष्ट्र ले लिया और झारखंड आपको दे दिया? बिल्कुल सर, ऐसा करते हैं ये सर, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, मतलब झारखंड की जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र की जरूरत थी। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जो है हम रख लेंगे, झारखंड आप दिखाते नहीं। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह ने बाकायदे इस पर पीसी की। आप लोग न देखते हो न दिखाते हो, दिक्कत ये है। एक बात मैं और कह दूं, त्रिपाठी जी आप देखते नहीं तो आपको दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं मालूम आपको सियासी मोतियाबिंद है। नहीं सर, नहीं, हमको सियासी मोतियाबिंद नहीं है सर। अगर आपको देखे होते तो सवाल क्या पूछते? अच्छा, ने बाकायदे जवाब दिया हुआ, अच्छा, जवाब नहीं लगा तो सवाल का जवाब नहीं पूछूंगा आपसे। अगर आपके यहाँ पे प्रवक्ता से किसी ने सवाल नहीं किया तो वो मेरी गलती है क्या? नहीं, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, ये गेम मेरे साथ मत खेलिए, व्यक्तिगत मत होइए। जो सवाल पूछ रहे हो उसका कृपया उत्तर दीजिए। अरे तिलक जी, ये हार की खींच मेरे ऊपर मत उतारिए सर। अरे अब आप ले लीजिए, जैसे लग रहा है एकनाथ शिंदे की जगह आपको सीएम बनना है। आपको तो नहीं बनना ना, इतना बुद्धिमान हूं मैं। सिर्फ ये कह रहा हूं जो मैंने सवाल अब तक इतनी डिबेट में जो मैंने पूछे उसका उत्तर आपके पास हो आप दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हो भारतीय जनता पार्टी दे दे, या जिसको आप वैलिड समझते हैं उससे उत्तर ले लीजिए कि भारतवर्ष की एक घटना बताएं जहां मशीन पर गड़बड़ी अगर हुई। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुई, बहुत सारी जगह से गड़बड़ी की सूचना आई। अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी रिपोर्ट आपको भी दे देता हूं, भिंड में हुआ, बहुत सारी जगह पे हुआ। तो वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही फेवर में वोट क्यों जाता है? आज तक पूरे भारतवर्ष की एक घटना मुझे भी याद है। एक सेकंड आप बताइए ना। एक सेकंड आपने जो जिक्र किया, नहीं त्रिपाठी मैं आपकी तरह इतना विद्वान नहीं हूं, है ना? आप ज्यादा विद्वान है, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं आप बहुत विद्वान है सर। मेरा इतना ज्ञान नहीं है आपकी तरह, मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता। त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने कुछ खंगालने की कोशिश की। उपाध्याय जी, धर्मेंद्र जी, मैंने खंगाला कि देश में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत किसकी हुई इसी ईवीएम से। तो इसका उत्तर मुझे मिला, हो सकता है मैं गलत हूं, इसका उत्तर मुझे मिला आम आदमी पार्टी। 70 में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, ठीक, यानी कि 96%। दूसरी बार 70 में से 63 सीटें इसी आम आदमी पार्टी ने जीती, यानी स्ट्राइक रेट रहा 90%। फिर उसके तुरंत बाद पंजाब में भी एक ऐतिहासिक जीत हुई। यानी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जहां बीजेपी का मूड होगा वो चुनाव जीत लेगी और जहां मूड होगा वहां हरा देगी इसी ईवीएम से। खैर, त्यागी जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं आपकी जीत नहीं है, ये ईवीएम का चमत्कार है। और अब राहुल गांधी, सवाल लीजिए सर, वो राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली ना, अब वैसे ईवीएम वाली यात्रा निकलेगी। अब क्या करेंगे आप?
अगर वाकई बैलेट पेपर से चुनाव होने लग गए तो ये कह रहे हैं कि आप हार जाओगे। देखिए तिलक चावला जी, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हार गए हैं तो ये अब कहाँ जाएं, क्या कहें। तो सबसे बड़ा अंतर इनका एक ही है कि ईवीएम की वजह से हार रहे। दूसरी बात इनको मैं बता दूं और शुद्ध हिंदी में भी समझा दूं कि क्या जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, नए आविष्कार कर रही है और ये चाहते हैं कि हम लोग दोबारा से उस जमाने में जाएं जहां पर आदिवासी या जो लोग जिनके पास कपड़े नहीं थे, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ भी इनका बस चले तो हम दोबारा से वहीं पहुंच जाए। पूरी देश की 140 करोड़ लोग सब गरीब हो जाए। त्यागी जी, एक मिनट। कई विकसित देश जो हैं अभी जो हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, मालूम है आपको? देखिए हम दूसरे की ओर नहीं करते। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हम देखिए ईवीएम से और यदि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है तो यदि आप खर्चा निकालोगे ना तो बहुत अंतर आता है। यदि आप खर्चा बचाने के लिए आप जो है, अच्छा एक बात त्यागी जी एक मिनट आप ये कह रहे हो खर्चा बचाने के लिए जो है आप ईवीएम का इस्तेमाल करते हो? नहीं, मैं कई सारे पॉइंट बताऊंगा ना। आपने पहले पॉइंट पर भी मेरे को रोक दिया, आपने मेरे को पहले पॉइंट पर ही रोक दिया। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए जो बूथ कैप्चरिंग होती थी पहले बैलेट पेपर की वजह से, वो बच रही है, वो नहीं हो रही। दूसरी जो हिंसा इतनी होती थी बैलेट पेपर की वजह से, बूथ कैप्चरिंग होते थे, वो नहीं हो रहे हैं। खर्चा जो होता था वो नहीं हो रहा है। जो समय की बर्बादी होती उसको गिनने में कितने कितने दिन लगते थे, बैलेट पेपर से तुरंत रिजल्ट आ जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। त्यागी जी मेरे सवाल का उत्तर उनसे पूछ लीजिएगा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अभी आपने देखा नहीं कितनी जोर से त्रिपाठी जी ने डांटा मुझे, बोले कि नहीं जहां इनकी मर्जी होती है वहीं पर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद हमें हरा देते हैं। नहीं सर, डाटा नहीं। हम क्यों चाहेंगे कि राहुल गांधी को जिताया जाए? हम क्यों चाहेंगे प्रियंका गांधी को जिताया जाए? प्लीज सर, हम क्यों चाहेंगे करेल में सपा का गढ़ है, त्यागी जी हम क्यों जिताएं? त्यागी जी एक मिनट सुन लीजिए ना सर, एक मिनट सुन लीजिए। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने इतने सारे फायदे गिनवाए, आपने कहा कि ईवीएम का ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये सारे फायदे आडवाणी जी को मालूम नहीं थे क्या? आडवाणी जी को शंका क्यों थी इस बात की कि ईवीएम, सबसे पहले तो आवाज उन्होंने उठाई थी ईवीएम को लेकर। 1982 में ईवीएम को पहली बार केरल में उपयोग किया गया। साहब वो मैं सब दिखा रहा हूं, मुझे इतिहास मत पढ़ाओ। सरकार थी त्यागी जी, मैं इतिहास सरकार की ईवीएम का जो बायोग्राफी है वो मेरे को नहीं पढ़नी है। मेरे को ये बताइए कि आखिरकार आडवाणी जी को भी तो सब कुछ मालूम होगा, आपसे विद्वान होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ है, विद्वान है, विद्वान कौन सी बड़ी तो है, विद्वान है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर उनको कोई ये शंका थी कि ईवीएम में कुछ, तभी तो उन्होंने आवाज उठाई थी। और आपके जो राज्यसभा सांसद है तब उस वक्त किताब लिखी थी और बकायदा उसमें उनका एक लेख है। तिलक चावला जी, जब कोई नई चीज आती है, कोई चीज नई मार्केट में आती है तो उसमें प्लस माइनस शंका होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया। अभी तो आप मुझे 1992 से इतिहास बता रहे थे, 1982 से कि केरल में पहली बार चुनाव हुआ था तब। मैं बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि कांग्रेस में भी यूज हुई है, कांग्रेस की सरकार भी इससे बनी है और भाजपा की सरकार भी ईवीएम से बनी है। तो ये सत्यता है कि हम लोग कितनी शांति के साथ आसानी से आज के समय में चुनाव करा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि आप आडवाणी से ज्यादा समझदार हो? नहीं, दंगे हो। देखिए समय के हिसाब से समय जैसे जैसे बढ़ता है, समय बदलता है, चीजें क्लियर होती जाती है। त्रिपाठी जी वो ये कह रहे कुल मिला के आप कितना चाहे रोते रहो, चुनाव ईवीएम से ही होगा। त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं। सर मैं काफी देर से गाना कह रहा था कि सुन लीजिएगा। चोट मुझे लगती है दर्द, चोट तुम्हें लगती है दर्द मुझे होता है। मतलब कांग्रेस सवाल चुनाव आयोग से पूछती है, भाजपा छाती पीट पीट के हाँ। है भाई, वो एक संस्था है देश की, हम उस सवाल
आप प्रवक्ता हो, उनके पास भी प्रवक्ता होते हैं, बाकायदे मीडिया के लिए एक टीम होती है जो जाके ब्रीफ करती है। कभी और ऐसे बहुत चुनाव आयोग ने आपके सवालों को संशोधित नहीं किया लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने सर एक छोटा सा सवाल पूछा, 2 सवाल मुख्यतः, कि आप कोर्ट ने कहा कि अगर आप खर्च देकर वीवीपैट पर्ची मिलाना चाहते हैं तो आप मिलान करा सकते हैं। हरियाणा में बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया। नहीं तो वायनाड में प्रियंका गांधी जीती है, वो कैसे जीत गई? क्यों सर? आपके हिसाब से तो नहीं जीतनी चाहिए ना। टेम्परिंग होती है। तिलक चावला जी, आप इनसे पूछिए कि ये हमारे बात है, वहाँ पर ईवीएम का रोलर होते हैं और वहाँ पर जीत जाते हैं, वहाँ पर कोई बात नहीं है। वायनाड में क्या हुआ फिर? वायनाड में आपने क्या, वायनाड को आप नहीं मानते, आप इस्तीफा दिलवाओ। गांधी जी नहीं, आप प्रियंका गांधी जी का इस्तीफा दिलवाओ। प्रियंका गांधी जी से आप इस्तीफा इनको पूछिए। अब सबका ऑडियो नीचे, धर्मेंद्र जी का, धर्मेंद्र जी ऑडियो। धर्मेंद्र जी, ईवीएम की कहानी तो जो है वो लग रहा है कि अभी खत्म नहीं होगी, और कांग्रेस ने तो कहा है कि भैया अब हम इसे मुहिम बनाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, अब वैसे ही चलेगी बैलेट पेपर यात्रा। मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, ये जो उपचुनाव यूपी में हुए थे, 7-2 जो चुनावी नतीजा रहा, 9 सीटों पर 7 बीजेपी और 2 सपा, इसमें ये प्रशासन का रोल था या फिर ईवीएम का रोल था? देखिए जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7-2 जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए, हाँ। उसमें पूरे प्रदेश ने देखा और हमने इस पर डिबेट पहले किया। करीब 150 से अधिक वीडियोज हैं किस तरह से वोट डालने से रोका गया या मशीनों की कैप्चरिंग की गई। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे बूथ कैप्चरिंग रोकने का। बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए मशीन टेम्परिंग तो नहीं करने की इजाजत दे सकते ना, जो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं मुझको थोड़ा समय दीजिएगा तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में आप जो ये उपचुनाव हुआ उसमें 95 सीटें ऐसी हैं, जैसा लोगों ने डाटा दिया है, जिसमें वोटों पड़े मतों में और गिने गए मतों में डिफरेंसेज है, इधर कम है या ज्यादा है। उसके बाद निर्वाचन आयोग का लगातार आरोप लगता रहा कि वोटिंग के बाद जो डाटा जारी करते हैं और उसके बाद जो 48 घंटे 2 दिन 3 दिन बाद डाटा जारी करते हैं, उसमें कितना डिफरेंसेज आया। लोकसभा के चुनाव में केवल 4 चरणों की वोटिंग में करीब 1.25 करोड़ वोटों का डिफरेंस आया था, जो निर्वाचन आयोग की पहली इंफॉर्मेशन थी और दूसरी जो पीसी जारी किया था उसमें थे। देखिए, किसी सीटों के जीतने से हारने से उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना बंद नहीं हो सकता। ये ठीक है, अगर बूथ कैप्चरिंग से आप चुनाव जीत गया है कोई एक मिनट को मान लीजिए, तो क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है मान लिया जाएगा कि चुनाव जीत गया फला पार्टी? तो नहीं। देखिए, चुनाव कौन जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है, ये अलग विषय होगा। इन परिस्थितियों में जीत रहा नहीं। धर्मेंद्र जी, जैसे आप लोग तो मैं पूरी बात मैं आपकी बात समझ गया। मैं धर्मेंद्र जी पूरा मौका आप ही को। ये कुल मिलाकर आप जिस युग की बात कर रहे थे, जैसे बिहार में हुआ कि बूथ कैप्चरिंग करनी हो तो वो उठाया, भैया ठपाठप खेतों में चल रहा है मामला है, और वहां पर जो है चल रहा है बैलेट पेपर पर ठप्पा। मुझे एक बात बताइए, अभी जो हालात हैं, जब आप चुनाव 37 सीटों पर, ये तो ऐतिहासिक जीत थी आपकी। अभी तक तो जब नेताजी थे तब भी 35 सीटें थी, और आप अखिलेश यादव जी ने तो इतिहास रचा। मैन ऑफ द मैच असली तो वही रहे लोकसभा के, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात धर्मेंद्र जी, मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि ऐसी मुहिम जो आज कांग्रेस कह रही है कि भैया नहीं, हम आज इस मुहिम को शुरू करेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जब आप जीत जाओ तो तब ये मुहिम शुरू क्यों नहीं होती है? नहीं, आपने शायद ख्याल नहीं किया, हमारे नेता ने उस समय भी कहा कि अगर मैं ये 43 सीटें जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश जीती है, ये अगर 80 की 80 होती, यही बात बोलता हूं मैं, आपकी बात समझ गया। सवाल उठा था। आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, हमारी बात सुन ले। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विरोध होता है, आंदोलन जरूरत होगी, आंदोलन भी होगा, बहिष्कार आप पूछ रहे, जरूरत पड़ेगी बहिष्कार भी होगा। नहीं, जीतने के बाद आप कैसे नारेबाजी कर देते हो? पहले जनता के बीच में, जनता बड़े पैमाने पर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और सीधे सीधे कहता है कि जब तक जनता की एक आम ओपिनियन बन गई कि जब तक आप मशीन रहेगी तब तक विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा, मोदी ही जीतेगा, ये आम जनता कह रही है, आप सर्वे करा ली। दूसरी बात मैं उससे ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, तमाम देशों ने एक बार ईवीएम का प्रयोग किया और हमसे उसमें कई विकसित राष्ट्र भी हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। यूके ने प्रतिबंध लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, नॉर्वे ने लगाया, इटली ने लगाया, आयरलैंड लगाया, कोस्टारिका ने लगाया, फिलीपींस लगाया। ये जो देश लगा चुके हैं ऑलरेडी प्रतिबंध जो यूज करके, उसके अलावा जर्मनी है, नीदरलैंड है, पराग्वे है, फ्रांस है, जहां मशीन का प्रयोग नहीं होता है।
अब ये बताइए कि क्या इतने विकसित राष्ट्र क्या खर्चे के लिए, अमेरिका में देखे कितने दिन चुनाव चल रहा है, काउंटिंग चल रहा है, ठीक है, जहां बैलेट पे डालना बैलेट पे डालो, ईवीएम पे डालना ईवीएम पे डालो। धर्मेंद्र जी, यानी आप ये कह रहे हो जो 37 सीटें आप लोगों ने जीती उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई ईवीएम से? नहीं, हम यहाँ ये 37 सीटों पे धांधली हुई नहीं, हम पूरे देश में धांधली की बात कर रहे हैं। पूरे देश के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से टेम्पर्ड करती है मशीनों को और वोट करती है। तो फिर ये 37 कैसे जीत गए थे आप? हम लोगों ने एक इंजीनियर आए और उनके साथ बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा। देखिए ऐसा उसका भी कारण है, वो भी बताऊं कैसे जीत गए। बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उसमें 4 चुनाव चिन्ह लिए गए, XYZ कर लीजिए, आम है, अनार है, केला है, इस तरह के चुनाव निशान लिए गए और X लोगों से निर्वाचन में वोट डलवाया गया। बाकायदा लिख करके वीडियो पर किसी ने 5 वोट अनार को दिया, किसी ने 4 वोट सेब को दिया, किसी ने 5 वोट केला को दिया और जो चौथे ने 8 वोट दूसरे को दिया। और जो बीजेपी का वोट था वो देखा गया, जिसने 4 वोट डाला उसमें 2 वोट तो उस निशान को मिला और वो 2 वोट दूसरे में जो चुनाव आयोग ने बताया था तब आप गए थे क्या? नहीं, मैं बुलाया था कि आइए हैक करके हमारे दल के लोग बिल्कुल गए थे, इंजीनियर्स भी गए थे। हैक करके दिखा दी ईवीएम। बिल्कुल भाई देखिए ऐसा है, हैक करने, अब मेरी बात सुनिए, अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का ये सेटिंग है, उस मशीन को आप सेटिंग कर देंगे, सेटिंग मैंने टेम्परिंग मशीन जिसको टेम्परिंग बड़ा अजीब मामला है। ना एक मिनट हमसे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ऐसा जब आप टेम्पर्ड कर देंगे तो ऊपर के निशानों पर बटन दबाएंगे और रिजल्ट में दूसरे के निशान पर गिना जाएगा और वो इस मात्रा में हो सकता है कि 2/1 हो गया, तो मतलब 2 डालेंगे तो एक उस पर जाएगा, एक उस पर जाएगा, 5 डालेंगे। एक मिनट, नहीं, ये टेम्परिंग होती है। नहीं, आप करके दिखा दीजिए सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके चैनल दिखवा दूंगा। चुनाव आयोग ने जब बुलाया तो आप टेम्परिंग अगर करके दिखा देते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सुनिए, आप लाइव कराइए डेमोन्स्ट्रेशन, मशीन रखी जाएगी, कोई छुएगा नहीं और जो निशान बने उस निशान पर डालेगा और बीपी पैड ये बड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर। धर्मेंद्र जी आप ही के पास हूं सर, 1 मिनट सर, जो कंटिन्यूस चल रहा है जी। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े लोकतंत्र में यदि जनता के बहुत बड़े वर्ग में राजनीतिक पार्टियों में यदि मशीन को लेकर के अविश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मशीन को लेकर के जिद कर रही है? बैलेट पेपर से वोट करवाने में भारतीय जनता पार्टी क्या जा रहा है अगर जनता पर उसका भरोसा है? ठीक, एक उपाध्याय जी, ये चल क्या रहा है? ये ईवीएम वाला मसला कब तक खींचेगा? नहीं, ये ईवीएम वाला मसला नहीं है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा आप हारे क्यों, ठीक है ना? कांग्रेस को नहीं, वो तो बता रहे हैं कि सेटिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने। नहीं चावला जी, मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसका रिजल्ट आया चुनाव में, आप 49 से 99 पे पहुंचे, आप जीते, बट उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस की फिर वही हवाबाजी चालू, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कमेटी नहीं, चुनाव से 1 दिन पहले तक टिकट अनाउंस होंगे, किसी को पता नहीं है, तीनों दलों में झगड़ा चल रहा है, सीएम कैंडिडेट कौन बनेगा। ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार जी की एनसीपी क्या कर रही थी? इनका कोऑर्डिनेशन था, इनका फिक्स था कौन कहां से लड़ेगा, इनमें कोई झगड़ा नहीं था, सीएम को पेश के लेके कोई झगड़ा नहीं था। और लोकसभा में हार के बाद बीजेपी ने लेसन दिया, नेक्स्ट दिन से बीजेपी अपने ग्राउंड वर्क पे लग गई कि हमको करना क्या है। लाड़की बहन योजना का महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को जिताने का सबसे बड़ा रोल है। और वही कांग्रेस क्या कर रही थी तब कांग्रेस अपना मजे से बैठी थी कि अभी माहौल बन गया, अब हम कोई चुनाव हारेगी नहीं, हम धीरे धीरे जीतते चलेंगे। उसका एक रिजल्ट है कि ये लोग महाराष्ट्र में हारे। इससे इनको सीखना पड़ेगा, हारने का रीजन ईवीएम नहीं है। और जब जिस दिन आप साबित कर दो तो लाइव कॉन्फ्रेंस करके आप साबित करो कि ईवीएम गलत है तो जनता अपने आप समझ जाएगी। चैनल पे बैठ के बोलने से नहीं चलेगा त्रिपाठी जी, चैनल पे बैठ के बोलने से नहीं चलेगा। आपके पास अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में रखिए, अगर आपको लगता है कोर्ट नहीं सुनेगा तो आप लाइव प्रेस ब्रीफिंग करिए, सारे प्रेस आपने सुना नहीं ना, उपाध्याय जी आपने सुना नहीं, राहुल गांधी जी विदेश में कह रहे थे कि भैया लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं भाई। वो कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं, तो बस फिर चावला जी लोकतंत्र इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन लोकतंत्र खतरे में होगा उस दिन जनता सड़कों पे होगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो फिर ये 99 कैसे पहुंच जाते? नहीं, ये तो ऐसा है कि आपने चुनाव में मेहनत करी तो आप 49 से 99 पे पहुंचे। 99 पे पहुंच के आपको लगी माहौल ठीक है। अभी तो पहले हम अकेले लड़ रहे थे, अब 2 बड़ी पार्टियां साथ में है। वो 2 बड़ी पार्टियां भी आपके साथ में नहीं, पर किसी ने ग्राउंड वर्क किया नहीं, जबकि बाकी तीनों पार्टियां अपना ग्राउंड वर्क कर रही थी। छोटे दलों को प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया जा रहा था, लाड़की बहन योजना लाई गई। पंचिंग बैग बना लिया है ईवीएम को।
बट ऑब्वियस जब तक कोई चीज आप साबित ना कर पाओ आप उसे पंचिंग बैग ही मानोगे, क्योंकि ईवीएम का कोई नहीं है। आप एक सिंपल सी चीज समझिए ना, बीजेपी हारती तो नेक्स्ट दिन से अपनी कमेटी, अभी देखिए महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, उसके 2 दिन बाद यूपी में संगठन चुनाव होने हैं, बीजेपी की बड़ी टीम जाके लगी है, विनोद साहब ने जैसे सीनियर नेता यूपी चले जा रहे हैं, उनको संगठन का चुनाव कराना है, उनको बीजेपी को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए रेडी करना है। तो बाकी पार्टियां क्या कर रही है, वो अपना ठीकरा फोड़ रही है ईवीएम पे लेके, अभी इनकी चर्चा चलेगी, ये 5-6 महीने निकाल देंगे, दिल्ली का चुनाव आ जाएगा, फिर दिल्ली में कोई हार जाएगा तो फिर हो जाएगा कि ईवीएम ने हरा दिया। आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाके काम करिए, तब जनता आपको सुनेगी। और जिस दिन जनता को लगेगा कि एक मिनट, उपाध्याय जी का सवाल वैलिड है। त्रिपाठी जी, उपाध्याय जी कह रहे हैं अगर आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट जाइए और साबित करके दिखा दीजिए, हम जवाब दें। और बाकी चुनाव आयोग बुलाता ही रहता है आप लोगों को। हाँ चावला जी, चुनाव आयोग एक मिनट जाएगी, अभी सिर्फ उपाध्याय जी और त्रिपाठी जी रहेंगे, बोलिए। उपाध्याय जी नहीं सर, संदीप त्रिपाठी को रख लीजिए या उपाध्याय जी को, तो पहली बात आ जाने दीजिए, इसलिए गंभीर विषय है सर। और सर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर भी हूँ, इस नाते इस विषय को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, और रिक्वेस्ट है कि बात आ जाने दीजिए। सर अभी चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन आयोजित किया और कहा कि आप आइए और साबित करके दिखाइए। तो लोगों ने कहा कि हम मशीन क्या खोल सकते हैं, कहा नहीं। हम मशीन ले जा सकते हैं, नहीं। तो भैया ले नहीं जा सकते, खोल नहीं सकते तो कैसे करेंगे? एक्चुअली होता क्या है सर, कोई भी मुझे एक चीज बताइए, नहीं जानकारी जी बोल रहे थे कि हमारे पास एक इंजीनियर आया, उसने मशीन खोली, तो मतलब आपने मशीन पे चेकिंग कर ली। जब आपके पास मशीन है तो आपने कहा चेक कर लिया कि मशीन आगे या पीछे है। आपकी भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, अगर ऐसी सेटिंग होती तो आप लोग कौन सा पीछे हटते? आप तेलंगाना जीते, आप हिमाचल जीते, आप कर्नाटक जीते, आप 99 आपको बताना चाहिए पहले। शांति से सुनिए, चैनल मैं कोई सी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी जी आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप एक मशीन लेके आते, अपनी बात लाइव करके दिखाते। चावला जी नहीं दिखाते तो हम भी मशीन आप दिला दीजिए, मशीन आप दिला दीजिए, मशीन दिलाइए, दिलाइए एक मशीन। ऐसे नहीं चलता है कि आप जो भी मांगेंगे आपको दे दिया जाएगा। हर शांति से सुनिए, पार्टी मत बनिए सर। रिक्वेस्ट है तिलक जी, अगर कहिए तो मैं जवाब दूं या यही पे मैं ब्रेक करके इन्हीं को सुनूं। तो सर होता यह है कि जब कोई मशीन बनती है जो है इक्विपमेंट से, और मशीन बन के तैयार होती है तो उसमें हार्डवेयर के रूप में तैयार होती है, उसमें एक चीज पड़ती है सॉफ्टवेयर। सारे चुनाव के पहले सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जाती है, कहां पर? अहमदाबाद। खड़गे जी ने एक बात और बड़ी मौजू कही, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में बहुत सारे गोदाम है, ये कहा जाती है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए? गुजरात। और भैया हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि आप भी कर सकते थे। भैया हम नकारे निकम्मे लोग नहीं है, हम लोकतंत्र के रक्षक लोग हैं। इस तरीके का काम करके कभी जिंदगी में चुनाव 100 बार हारना मंजूर है, इस नकारेपन और निकम्मेपन से चुनाव जीतना एक बार भी मंजूर नहीं है। तो सर जी आप ये भी मान जाते कि आपका क्या पता है आपको? चलिए आप बता रहे आदर्श एक मिनट सर, ऐसे आवाज नहीं जाती ना, ऑडियो पहुंचेगा आदर्श को। एक मिनट रुकिए सर, वक्त दूंगा पूरा वक्त। कुछ भी बोलते जाते हो। नहीं कुछ भी नहीं, एक मिनट आप तर्कों से बात काटिए ना। आपको अगर दिक्कत है, अगर उपाध्याय जी कोई सवाल उठाया उसका उत्तर दे रहे त्रिपाठी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए प्लीज, बोलिए त्रिपाठी जी। तिलक जी होता यह है कि वो सॉफ्टवेयर के ही समय में अगर आप सॉफ्टवेयर इस तरीके से कर दे, जैसे आप देखिए कि आपके इंडिया वॉइस लिख उठा, ये चलना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आया, आपका चैनल आया, इंडिया वॉइस चल रहा है, कितने सेकंड पे चलना है, ये सारा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। अब सॉफ्टवेयर उसमें आपने उस मशीन में ये डाल दिया कि 100 वोट तक, इसलिए कि 100 वोट आपने डाल दिया कि ठीक मैच चलना। 100 वोट के बाद आपको इस तरीके से कांग्रेस का वोट यहाँ पर ट्रांसफर करना है, यहाँ पर बसपा का वोट भाजपा में जुड़ना है। और इस तरीके की मशीनें बहुत सारी पकड़ी गई। और वहां पर मैंने जो पहला सवाल किया था कि ऐसे आज तक भारतीय जनता पार्टी की ही मशीन क्यों होती है, इस तरीके से बाकायदा टेम्परिंग की जा सकती है। एक उपाय हो सकता है, एक मिनट चुनाव आयोग से त्रिपाठी, अब आपकी बात आ गई ना त्रिपाठी जी, अब आपकी बात आ गई, मैं आपकी बात समझ गया। आप एक मिनट, ये ऐसा हो सकता है धर्मेंद्र जी, आप क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं, कि भाई ठीक है अब हमें ईवीएम पर कोई यकीन नहीं है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मशीन दिला दे सर, मैं करके दिखा दूंगा। नहीं आपके अंदर इतनी क्षमता है तो इस बार मैं गुजारिश करूंगा चुनाव आयोग आपको जरूर बुलाए, और कम से कम कांग्रेस आपको भेजे,
कितनी मशीनें गायब है सर, ये भी पता है सर, 2 लाख से ज्यादा मशीनें गायब है। पहले करते होंगे अपनी सरकार जब होगी। एक मिनट सर, अभी सिर्फ उपाध्याय जी रहेंगे। त्रिपाठी जी प्लीज, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला, फिर आप बाद में बोलेंगे कि हमें म्यूट कर दिया गया क्योंकि हम विपक्ष में हैं। 1 मिनट रुक जाइए सर। एक छोटा सा उपाय तो हो सकता है आदर्श उपाध्याय जी, भाई जब हमें मालूम है कि यहां पर मैच फिक्स है तो बोले हम मैच ही नहीं खेलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं उपाध्याय जी? जी कि भाई हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे, अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे। नहीं, ऐसा कर सकते क्या विपक्ष? नहीं, देखिए विपक्ष अगर चुनाव लड़ेगा ही नहीं, देश तो चलेगा ही नहीं। चुनाव लड़ेगा नहीं तो फिर वो कह रहे हैं कि भैया जब मैच फिक्स है, 37 सीटें जीत गए फिर भी कह रहे हैं मैच फिक्स है, वायनाड जीत गए फिर भी मैच फिक्स है। मैच फिक्स नहीं है। अगर मैच फिक्स होता तो प्रियंका जी अभी रिकॉर्ड मतों से वायनाड में नहीं जीतती। मैच फिक्स होता तो मोदी जी सबसे पहले राहुल जी को नहीं, तो फिर ये शंका दूर कैसे होगी उपाध्याय जी? ये शंका तब दूर होगी जब ये लोग ग्राउंड में उतरेंगे, काम करेंगे और चुनाव वापस से जीतेंगे। और ये शंका अगर दूर करनी है तो भाई क्लियर है, जिसको प्रूफ करना है वो कोर्ट में जाए। बड़े बड़े इंजीनियर सब पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज तक तो ऐसा कोई वीडियो आया नहीं है। त्रिपाठी जी एक लाइन में कमेंट आया जल्दी से, फिर मैं धर्मेंद्र जी और त्यागी जी को बात दूंगा। ये कह रहे हैं कि भाई जहां जहां आपकी सरकारें इसी ईवीएम की बदौलत बनी है वहां सरकारें बर्खास्त करने का आदेश जारी करो। सर फिर मैं कह रहा हूं कि हमको वहीं मौका मिलता है जहां एक कहावत है अपने यहाँ कि जियत माछी नहीं ली जाती, यानी जिंदा मक्खी सीधे नहीं निकल सकते आप। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना तंत्र तो है ना सर कि उसको पता है कि अगर कहां पर करने से जनता सड़क पर आ जाएगी। ये जहां पर क्रॉस फाइटिंग होती है वहां पर ये इस तरीके से बिल्कुल। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया, आपको समझा रहे हैं। त्रिपाठी जी इनको जनता के बीच में जाना नहीं है, जनता का दुख दर्द समझना नहीं है, जनता के बीच में जाकर के कोई कार्यक्रम नहीं है, जन कल्याणकारी योजना रहेगा। धर्मेंद्र जी का ऑडियो रहेगा। धर्मेंद्र जी, समस्या का समाधान क्या है? नहीं, समस्या का चल रहा है। समस्या का समाधान ये है कि आप देश के जब बहुत बड़े वर्ग में और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि निर्वाचन बैलेट पेपर से हो, तो जिद पर क्यों भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है कि मशीन से ही हो। देश के लार्जर हित में, व्यापक हित में और जनता की मांग को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसको जनता वोट दे करके जिताती है, उसका जनता में भरोसा है, तो उसको क्या दिक्कत है बैलेट पेपर्स कराने में? उसको 1 मिनट मान लेते तो निर्वाचन आयोग को सारी पार्टी लिख के दे दे कि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराओ। इसमें कहाँ समस्या आती है आप बताइए? और भाजपा को अगर लगता है कि जनता को जीती है तो जनता वो करके बैलेट पेपर पे भी वो मोहर लगाना जानती है। मशीन दबाने से ज्यादा आसान है मोहर लगाना। लेकिन इसी ईवीएम से आप 2012 में आपने सरकार बनाई। फिर मैंने पहले भी कहा कि किसी भी सरकार के बन जाने से, सांसद जीत जाने से, किसी स्टेट गवर्नमेंट बन जाने से उसकी विश्वसनीयता पर या उसकी अविश्वसनीयता का फैसला नहीं किया जा सकता है। जो उसकी अविश्वसनीयता है, जो उस पर पहले आरोप लगे हैं, वो सिद्ध करने का तरीका दूसरा हो सकता है। यानी आप ये कह रहे हो, एक मिनट धर्मेंद्र जी, यानी आप ये कह रहे हो ईवीएम सही हो गई, यानी आप धर्मेंद्र जी आपके मुताबिक यानी आप ये कह रहे हो कि ये एक लिस्ट बनाते हैं किस किस प्रत्याशी को जिताना है और किस किस को हराना है। जैसे इनका मन हुआ तो अखिलेश यादव जी को जितवा देंगे, ठीक, डिम्पल जी को जितवा देंगे, इस टाइप। भारतीय नहीं तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी कम से कम लालकृष्ण आडवाणी जी को पढ़ ले, या जो उनकी किताब है इनके जीवीएल नरसिम्हा की, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारी ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी पढ़ ले, उसमें उन्होंने क्या लिखा है। वो अचानक सरकार में आने के बाद जब उसको चक्कर लग गया। सिर्फ त्यागी जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट त्यागी जी, जो बात अब देखिए धर्मेंद्र जी ने चैलेंज दिया, वो ये कह रहे हैं कि सारी शंकाएं दूर, ईवीएम को लेकर सारी शंकाएं दूर, सिर्फ एक बार हाथ आगे बढ़ाओ, इतनी हिम्मत दिखाओ कि चुनाव जो है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाओ। बोले चैलेंज कबूल है क्या भाजपा को? कह रहे बस एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तिलक चावला जी, ये हारे हुए लोग हैं, अब हार करके ये क्या कहें? अब मुझे तो इनका लगता है कि हारने के बाद इनका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी डगमगा गई। त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस कहानी का पटाक्षेप हमेशा के लिए हो जाएगा। चावला जी, बस अगर त्रिपाठी जी के मन में शंका है, धर्मेंद्र जी के मन में शंका है, वो ये कह रहे कि हम मांग करते चुनाव आयोग से, आप भी कहिए कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं त्यागी जी, चेहरा बेनकाब हो जाएगा इनका। नहीं, एक मिनट, इनका जो हार की वजह से जो मानसिक स्थिति खराब हो गई है और कुछ भी नहीं है।
क्योंकि यदि कोई पागल व्यक्ति पागल खाने में जाकर नहीं पागल खाने में जाकर के यदि कोई पागल व्यक्ति ये कहने लगे कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा एक बार मोदी जी पागल पागल क्या है? ना त्यागी जी इस तरह की चर्चा नहीं करता मैं। ना त्यागी जी मैंने कहा कि धर्मेंद्र जी ने चैलेंज दिया, धर्मेंद्र जी ने चैलेंज दिया, धर्मेंद्र जी ने कहा कि भाई एक बार बैलेट पेपर में चुनाव करवा के देख लो। नहीं तो मैं इनके चारों में आप बोलिए करवाएंगे करेल वाली सीट पर जो अभी इनके जो प्रत्याशी जीते हैं इनसे मैं कहता हूँ कि इनको क्या दिक्कत है, सब लोग इस्तीफा में चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ त्यागी जी, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो, सवाल समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि विपक्ष जो है ईवीएम के नाम पर रो रहा है, विधवा लाभ कर रहा है आपके मुताबिक, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा के लिए पूरी कहानी खत्म, करवा लो एक बार। देखिए चावला जी, जब चुनाव होता है चुनाव से पहले चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बुलावा देता है, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाता है और उनको सब कुछ दिखाता है, सब समझाता है, सब कुछ करता है। मैं आपकी बात समझ गया, उत्तर कुछ और दे रहे हो, सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी लिखित में देने के लिए तैयार है, यानी कि कांग्रेस कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं हम लिखित देने में तैयार है, आप एक बार लिखित में दे दीजिए, चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? नहीं, त्रिपाठी जी के कहने से चलेगा या मेरे कहने से चलेगा या आपके भाई चुनाव आयोग बना हुआ है, रूल है, रेगुलेशन है, संविधान है, भाई वोट है, सब उस हिसाब से चलेगा ना। नहीं है ना कि बैलेट पे ईवीएम से चुनाव जो है फुल फेयर हो रहा है, वो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं बैलेट पेपर से करवाने में दिक्कत क्या है? उनको यकीन तो उनके परिवार के लोगों पे नहीं होगा कि उन्होंने भी भाजपा में वोट दिया। इनको ये पूछिए क्या इन्होंने कभी अपनी पत्नी को भी पूछा है क्या वोट किसको दिया? ये क्या सवाल है, क्या उत्तर दे रहे हो? नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको सवाल पसंद नहीं आया तो वोट नहीं आया, ऐसे व्यक्तिगत में तो ये ना चावला जी मैं इनको बताओ, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, भरोसा तो करना पड़ेगा भाई। धर्मेंद्र जी 140 करोड़ जनता ने चुन करके भेजा है मोदी जी को, और ये तो उन पर ही ये पूरे 140 करोड़ लोगों पर, धर्मेंद्र जी 140 करोड़ देखिए मैंने आपके सामने पूछा, वो ये कह रहे कि नहीं चैलेंज नहीं कबूल है, वो कह रहे हैं ये आरोप गलत लगाते हैं ना, फिक्स हो गया आरोप भी तो गलत लगाते हैं। चोरी की है तो कैसे कहेंगे नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कैसे कहेंगे नहीं तो यार देख लिया जाए, यार देखिए चावला जी यही सीधा आरोप लगा देते हैं। कितने का आपने चोरी करते हुए देखा, आपने कहा चोरी करते हुए देख लिया, कौन सा वीडियो है? करेंगे आप कैसे जीत गए? आप 43 सीट उत्तर प्रदेश में इतनी लोकसभा सीट कहाँ से आ गई आपकी? नहीं कहाँ से आपने चोरी करी? नहीं आप बताइए, आपने चोरी करी थी क्या? लोकसभा में आपकी सीटें कहाँ से आ गई इतनी सारी? आपने चोरी करी थी? जी ने किस संदर्भ में कहा था ये? अरे भाई आप भारत के लोकतंत्र में आप जीत रहे हो तो सब कुछ मीठा मीठा हमारा और करवा थू नहीं डेमोक्रेसी। ये धर्मेंद्र यादव जी आप चाहते हैं कि संविधान फॉलो नहीं हो, आप चाहते हैं दंगे हो, आप चाहते हैं हिंसा हो, आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने नहीं, आप चाहते हो कि 370 हटे नहीं, आप चाहते हैं कि काफी लोगों पर गोलियां चली जाए। आपकी चोरी पकड़ी गई तो राम मंदिर आप लोकसभा में आप इतनी सीटें जीते कैसे जीतते हैं? नहीं आप क्या चाहते हैं कि भारत देश द्वारा से गरीब हो जाए, गरीब किसान मजदूर का टैक्स का पैसा आप क्या चाहते हो ऐसे ही बर्बाद हो जाए? नहीं आप देश को विकसित होना नहीं चाहते, आप देश को हमारे मोदी जी 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, आप चाहते हैं कि हमारा भारत देश द्वारा से पीछे चला जाए। अरे भाई धर्मेंद्र यादव जी सोचिए आगे की पीढ़ियों को हमें आरोप त्रिपाठी जी एक मिनट, उपाध्याय जी को बात रखें। उपाध्याय जी मैं ये कह रहा हूं यानी कुल मिलाकर ईवीएम बदनाम हुई सियासत के लिए नहीं जी। पर त्यागी चावला जी इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, देखिए एक अच्छे नेता की क्या पहचान है कि जिसने जिताया उसको भी चुने, जिसने अपोजिशन में वोट खुला है उसको भी चुने। तो अगर यूएस जैसा देश जो सबसे बड़ा देश है, सबसे मजबूत इकोनॉमी है, जिसके पास पूरी दुनिया जाती है, अगर वो बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहा है तो शायद हम भी करा सकते हैं। और एक सिंपल सी चीज, जब अगर हम 1.5 महीने तक हमारा लोकसभा का चुनाव चला तो 3 दिन काउंटिंग में भी लग जाते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन भी ये सोचे कि अगर थोड़ी सी उंगलियां उठ रही हैं तो उसे एक बार क्लियर कर दे ताकि ये बातें बाद में ना उठे। और त्यागी जी मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आपने बोला 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना,
ये एक फेक न्यूज है आपकी। 140 करोड़ लोगों ने तो वोट भी नहीं किया। टोटल वोट परसेंटेज 60%। 60% में से आपको कितना वोट मिला? 28%। बाकी रीजनल पार्टीज को छोटे मोटे। तो सच्चाई ये है कि 100 लोगों में से 54 ने वोट करा, 28 ने आपको दिया, तो 140 करोड़ लोगों ने नहीं आपको चुना। जिस दिन अगर पूरी की पूरी 100% वोटिंग इंडिया में हो जाएगी तो भारत बहुत आगे चला जाएगा। 140 करोड़ वोट पड़े क्या आप मुझे बताओ, तो 140 करोड़ लोगों ने कैसे गिन दिया? मतलब आपने लोगों पे अपने वोट अभी से थोप दिए कि आप भी बीजेपी को ही देते तो देते। और त्यागी जी, जब आप अच्छे नेता हैं तो आप जनता को साथ लेके चलिए ना, एक बार बैलेट पेपर पे भी करा दीजिए। एक चुनाव बैलेट पेपर पे करा के दिखा दो ना, आप जीत जाओगे। कई बार भाई उपाध्याय जी, चुनाव आयोग ने कई बार ये सिद्ध किया है, कई बार बताया है। त्यागी जी, ये ईवीएम के मसले पर पक्ष चुनाव आयोग को रखना चाहिए, पक्ष आप रखते हैं। अडानी पर सवाल कांग्रेस उठाती है, जवाब आप देते हैं। चक्कर क्या है? देखिए, रीजन ये है कि ये इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर उंगली उठाना चाहिए। ये लोग उंगली गलत उठाते हैं। नहीं तो बैलेट से, वो उपाध्याय जी ने कहा एक बार करवा दो बैलेट से चुनाव, पता चल जाएगा। तो ये चुनाव आयोग से बोले ना, अब क्यों बोल रहे हैं भाजपा से? आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? आप तैयार हैं? इनको भाजपा से पूछना ही नहीं चाहिए ना। नहीं, आप तैयार हैं? नहीं, आप राजनीतिक दल है तो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़ा संगठन है आपका, आप तैयार है? हमारी देखिए, हर व्यक्ति की, हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र को विकसित कैसे किया जाए, राष्ट्र कैसे विकसित हो, तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़े होगा ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ना धर्मेंद्र जी बताएंगे ना त्रिपाठी जी की, तो रोते रहे भैया। ये बताइए, समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है कुल मिला के कह रहे हैं कि देश को आप रोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, देश को विकास कैसे करना है, देश की इनके प्लस कोई नहीं। अब हो गया। त्यागी जी 1 मिनट रुक जाइए। त्यागी जी, हमने आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम उसी तरीके से पब्लिक के बीच में जाएंगे। अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो इनको झुकना पड़ेगा। एक बात और सर, आपका चाल चरित्र चेहरा इसी बात से पता चल जाता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पहले 3 लोग हुआ करते थे। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा जो है नेता सदन। आप बताइए, आपने कानून में संशोधन करके न्यायपालिका के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया, और उस समय जब आप नियुक्त कर रहे थे उस समय एलओपी था नहीं, विपक्ष का नेता था नहीं, तो आपने अकेले चुनाव आयोग की नियुक्ति की और आप कह रहे हैं कि जवाब चुनाव आयोग देगा। मूर्ख समझते हैं देश की जनता को। इतने भी भोले मत बनिए भाई। लूटी है आपने हमारी असमत और बन रहे हो बड़े आसाराम बापू। जनता के पूरे देश की जनता को मूर्ख बोल गए। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम पे आप बैठे हो, आप पूरी देश की जनता को मूर्ख बोल रहे हो। अरे भाई, ये आप इस देश के नागरिक हो। ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ इसीलिए हुआ है, ये चुनाव से होता है। आप कुछ भी बोल देते हो। आप बोल रहे हो कि देश की जनता तो क्यों हट भाई? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को चुन करके ला रही है। आप उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और भारत की जनता को मूर्ख बोल रहे हो। अरे पार्टी की, अरे आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लूट हो जाती है, सोच समझ करके बोलिए। आप कुछ भी बोल देते हो। भारत की जनता का मूर्ख है। हर व्यक्ति 5 वर्ष में एक बार वोट का मौका मिलता है। त्रिपाठी जी का ऑर्डर है, आप सबका ऑर्डर लीजिए। 1 मिनट, त्रिपाठी जी सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, वक्त खत्म हो रहा, सवाल ले लीजिए। लाइव में कमेंट आया, बोले कि अब जहां विधानसभा का चुनाव होगा, एक बार कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो ये ऐलान कर दे कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत बढ़िया सर, जिसने भी सवाल पूछा उसको अपेक्षा है, वो भी यही चाहता है। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते हो। ये हमसे लोग कहते हैं, गांव के हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि आप लोग बहिष्कार करिए। ये जब तक ईवीएम रहेगा जैसा, तब तक आप जो है ऐसे हारते रहेंगे चुनाव, और इसी तरीके से आपको कोई ना कोई जो है झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, उसी में आप बजाते व्यस्त रहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में 6 सीट की सर बातें हो रही है। अगर सर नहीं चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम यहाँ 80 में 70 सीटें जीतते सर। 80 में 70, उत्तर प्रदेश 44 नहीं सर,
मोदी अपना चुनाव हार जाते। नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाते ना। अब की बार गुजरात नहीं, उपाध्याय जी मुस्कुराइए मत, तो सीरियस नहीं है कि जो है वो कांग्रेस चुनाव जीत जाती यूपी में। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बात, अब सिर्फ त्यागी जी का ऑडियो पार्टी जीत गई, समाजवादी पार्टी जीत गई और ये 0/0 है। अरे भाई त्यागी जी रुक जाइए एक मिनट। लाइव में कमेंट है, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ त्यागी जी का रहेगा। त्यागी जी अगर सवाल पसंद ना आए तो ये बोल दीजिएगा कि सवाल दूसरा पूछ लो, ठीक, मैं दूसरा पूछ लूंगा, लेकिन प्लीज उत्तर दीजिएगा। लाइव में कमेंट है कि भाई आप ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते रहिए, ईवीएम पर करिए और कुछ भी करिए चर्चा, लेकिन मैं सीएनजी की गाड़ी चलाता हूं, असली खबर दे रहा हूं कि सीएनजी और पेट्रोल का रेट जो है, पेट्रोल से ज्यादा महंगी सीएनजी हो गई। क्या यह सच है कि पेट्रोल से महंगी सीएनजी हो गई? कहां पर, कौन से स्टेट में? मतलब महंगी है ना? नहीं, झूठ नहीं, मैं कह रहा हूं स्टेट वाइज कौन से स्टेट की बात हो रही? हो सकता है वहां पर कांग्रेस की सरकार हो। अच्छा, हाँ, आप वो ही बताइए। कांग्रेस की वजह से सीएनजी महंगी होगी पेट्रोल से ज्यादा? नहीं, उसमें स्टेट टैक्स भी होता है ना। ये लोग कई बार, जैसे हमारे केंद्र की सब्सिडी होती है, केंद्र की सरकार जो रेट कम करती है उसको वहां के राज्य के लोग कम नहीं करते। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। चलिए, शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। एक बात और समझना चाह रहा था आपसे। नहीं त्यागी जी, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मैं इसलिए आपसे थोड़ा ज्ञान लेना चाह रहा था। विद्वान नहीं, आप हैं विद्वान, हम तो आप लोगों के साथ। नहीं, एक मिनट। इस बार एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आपने पेट्रोल का जिक्र किया तो देश को जानने का अधिकार है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही मैं नहीं जानता। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, ड्यूटी और सेस लगाकर आपकी और हमारी सरकार यानी कि मोदी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए जो कमाए, ठीक, संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, सरकार ने पिछले 5 साल में 5 साल में 36 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। 36 लाख करोड़। आपको हैरानी हुई? मैं 2 मिनट इसका जवाब पूरा उत्तर दे दीजिएगा। पूरा आंकड़ा सुन लीजिए, पूरा आंकड़ा सुन लीजिए सर, आपके पीछे। हाँ, एक मिनट, 2 मिनट में इसका मैं जवाब दूंगा। पूरा उत्तर आप ही को देना है, आप ही को देना है सर, आप ही को देना है। ये मई 2014 से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल 32% की गिरावट आई है उसमें, और आपकी सरकार में जो आपके चाहने वाले कह रहे थे कि 35 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा, यहां तो कहानी कुछ और निकली। प्लीज कंटिन्यू त्यागी जी। देखिए, पहले मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण के बाद में समझाने की कोशिश करूं। जिस तरीके से जब बारिश होती है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, तो समुद्र में से पानी धीमे धीमे बाष्प बन के ऊपर जाता है और वो पूरी जनता, मतलब जहां भी होता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको जरूरत के हिसाब से, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है। अब जब देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है। ऐसा तो है नहीं है कि बिना पैसे के देश चलेगा, यानी पैसा पेड़ पे नहीं उगता है ना? मैं 1 मिनट पर जवाब दे दूं। त्रिपाठी जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन जवाब दे उदाहरण पर मिर्ची लग गई यार त्रिपाठी जी, अभी तो उदाहरण ही हुआ त्रिपाठी जी, आगे तो बोलिए। त्यागी जी, नहीं आप, हाँ बोलिए प्लीज। वो बारिश होगी, क्या हुआ भाई? देश चलाने के लिए सरकार को भाई रक्षा के लिए भी पैसा चाहिए, कृषि के लिए भी पैसा चाहिए, रोड डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए। ये थ्योरी जो है, त्यागी जी, आएगा चाहे गरीबों को राशन दिया जा रहा हो, गरीबों को राशन दिया जा रहा हो, वो इसी पैसे से आता है। रोड डेवलपमेंट हो रहा हो, वो इसी से हो रहा है। रक्षा नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए चावला जी, उसके बाद आप द्वारा दूसरा सवाल कर लीजिए। रक्षा के लिए जो इतना बजट आ रहा है, इतना सब कुछ हमारे देश को मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है? आप सवाल ले लीजिए। जमाने में 2014 सवाल ले लीजिए। गाँव में बिजली नहीं होती थी, आज बिजली है। हाँ त्यागी जी, वो तो 2014 के बाद से बिजली आने लगी, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक उत्तर दे दीजिए
कि ये जो आप मुझे थ्योरी समझा रहे हो कि बारिश होगी, भाप निकलेगी, जो भी है, ये 2014 से पहले थ्योरी नहीं मालूम थी? तब तो महंगाई डाइन हुआ करती थी, अब डार्लिंग हो गई। देखिए चावला जी, 2014 से पहले देखेंगे तो काला धन कितना था, अब कितने लोग नहीं आप देखिए डेवलपमेंट का, पहले कागजों पर ही रोड बन जाते थे। अच्छा। पहले कागजों पर ही सब कुछ हो जाता था। 36 लाख करोड़ से ज्यादा आप देखिए कितने, नितिन गडकरी जी ने, भीतर नितिन गडकरी जी ने कितने रोड बनवाए हैं, कितने एयरपोर्ट बने हैं, कितने एम्स बने हैं। आप ये हाँ बोलिए फिर उत्तर। त्यागी जी आप उत्तर नहीं दे। तो अगर मैं आपकी मान लूं कि आपने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो 450 रुपए का सिलेंडर क्यों दे रहे हो दूसरे जहां से चुनाव जीतना होता है आपको? और राजस्थान में तो आपने दिया भी नहीं अभी तक, शायद वादा क्यों किया 450 रुपए का? तब राष्ट्रवाद नहीं याद आता आपको? देखिए चावला जी, न तो मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं, ठीक है, वो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पैनल है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो सब उनका डिसीजन है, त्यागी जी उसका वो जवाब देंगे। लेकिन आपको कि मैं बता दूं कि कहां पर क्या नहीं दे रहे, देखिए त्यागी जी, लेकिन एक बात, मैं बहुत कम लोगों से बहुत प्रभावित कम होता हूं, मतलब मैं व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आप प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे नेता हैं। अरे नहीं भाई साहब, आप लोगों के साथ ही नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र जी और उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।